नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 55 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 55 का जो पहला क्वेश्चन है कि वसुधन दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बात करें वसुधन दर्रे की तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अगर बात करें वसुधन दर्रे की तो ये किससे किसको जोड़ता है, तो ये चंबा और भटियात के बीच में है। ये चंबा और भटियात को जोड़ता है। इस दर्रे की जो ऊंचाई है वो 2400 मीटर के आसपास है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आपका कुगती दर्रा किससे किसको जोड़ता है। तो अगर बात करें कुगती दर्रे की तो कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो लाहौल को भरमौर से जो जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है, तो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है आपका कुगती दर्रा। उसी प्रकार आपका भरमौर को लाहौल से एक तो आपका कुगती दर्रा जोड़ता है। उसी प्रकार आपका दुग्गी दर्रा, अगर दुग्गी जोत या दुग्गी दर्रे की बात करें तो ये भी आपका भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। आपका छोबिया दर्रा, छोबिया दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो छोबिया दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ने का काम कर रहा है। साथियों, आपका कालीछो दर्रा, कालीछो दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी इसी बार किसी भी स्ट्रीम से अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र और मात्र एक बहुत कम अमाउंट में 499 रुपये मंथ में हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। अगर आप हमसे इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो 78716145 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो आपका परांगला दर्रा है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 5548 मीटर है। तो 5548 मीटर परांगला दर्रे की ऊंचाई है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ चुका है कि चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं। तो चंबा को पांगी से जोड़ता है, एक तो जोड़ता है आपका सांच दर्रा, सांच दर्रा भी आपका चंबा को पांगी से जोड़ता है। इसके अलावा एक है आपका दराटी, दराटी दर्रा। तो दराटी दर्रा हो गया आपका, दराटी के अलावा आपका सांच दर्रा हो गया। ये किससे किसको जोड़ता है, तो ये चंबा को पांगी से, जो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला दर्रा है आपका कौन सा, तो चंबा को पांगी से जोड़ता है आपका दराटी दर्रा। इस बात को आपने डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, ये सारी के सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बसोदन है वो चंबा को भटियात से जोड़ता है, ये बात आपको डिटेल से याद होनी चाहिए। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। तो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ने वाला दर्रा है आपका चरांग दर्रा है, कामिलागा दर्रा है, लमखागा दर्रा है। तो लमखागा, कामिलागा ये किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आपकी कृत्रिम झील की, इससे पहले हमने पढ़ी थी आपकी प्राकृतिक पिछली वीडियो में, लेकिन आज हम कृत्रिम पढ़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नेचुरल तो नहीं आपकी आर्टिफिशियल होती, जो इंसानों ने बनाए हैं, मानव निर्मित झील है, वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है। ये झील जो है वो जब कृत्रिम झील बनती है तो किसी नदी पर बनाई जाती है। तो जो आपकी गोविंद सागर झील है वो आपके सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो गोविंद सागर झील आपकी सतलुज नदी पर बनाई गई है। और ये झील जो है वो कितनी लंबी है, तो ये झील 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर मैं गोविंद सागर झील की बात करता हूँ तो गोविंद सागर झील में भाखड़ा बांध बना है। गोविंद सागर झील में क्या बना है, आपका भाखड़ा बांध बना है, जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ। तो भाखड़ा बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ था। और जब भी कृत्रिम झील बनाई जाती तो वहाँ पर एक बांध का भी ऑटोमेटिकली निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार आपकी पौंग झील,
पौंग झील ये भी एक कृत्रिम झील है। ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पौंग झील आपके किस नदी पर है? तो पौंग झील आपकी व्यास नदी पर है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि पौंग झील आपके किस नदी पर बनी है? तो पौंग झील आपके ब्यास नदी पर बनी है। पौंग झील की लंबाई कितनी है? तो पौंग झील की लंबाई आपकी 42 किलोमीटर के आसपास है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि पौंग झील की जो लंबाई है वो 42 किलोमीटर है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि पौंग झील का अन्य नाम क्या है? तो पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है और इसे अभयारण्य के रूप में, वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कब घोषित किया गया था? तो महाराणा प्रताप सागर जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसको अभयारण्य बनाया गया था 1983 में, और 1994 में इसे तरभूमि या फिर इसे 2002 में रामसर साइट भी घोषित किया गया था। तो गोविंद सागर झील और पौंग झील के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पड़ता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है आपकी पंडोह झील। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। पंडोह झील की लंबाई जो है वो 14 किलोमीटर है। ये बात भी आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, इसके अलावा चमेरा झील, ये भी एक कृत्रिम झील है। आपको रावी नदी पर देखने को ये झील मिलती है और यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी इस नदी पर बनाई गई है। कुछ और झीलें जो ऑप्शन में, जैसे मणिमहेश झील। मणिमहेश झील कहाँ पर है? तो मणिमहेश झील आपकी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी मणिमहेश झील। मणिमहेश के अलावा रिवाल्सर झील कहाँ पर? तो रिवाल्सर झील आपकी मंडी जिले में। तो ऑप्शन से भी हमने पढ़ लिया और जो अन्य झीलें थी, इन सभी चारों झीलों को हमने डिटेल से देख लिया। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर ऑफ एनी स्टेट? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी लगभग 35 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, बात करें ये किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो ये आर्टिकल नंबर 157 में बताया गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रपति बनना हो तो उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये भी इसमें भी बोला गया है 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और साथियों, ये बोला है अनुच्छेद नंबर 58 के 1 में। 58 का जो 1 है वो राष्ट्रपति की चुनाव की आयु की बात करता है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 58 के क में बोला गया है कि आपका न्यूनतम आयु जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी कम से कम 35 साल होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो भी आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात किस में बोली है? तो भारत का 66 का जो 3 है उसमें बोली गई है। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अगर संसद का जो सदन है लोकसभा का जो अगर चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 साल। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बात भी परीक्षाओं में काम आने वाली है। सभी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथियों, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? आपके 25 साल होनी चाहिए। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र में आपका रिटायर होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 साल की उम्र में अपना त्यागपत्र देता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी ऊपरी सीमा कितनी हो सकती है, कितने साल तक वो रह सकता है? तो वो 62 साल से ऊपर बिल्कुल नहीं रह सकता। 62 साल के बाद उसको अपने पद से हाथ धोने पड़ेंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक पंचायत के रूप में चुनाव लड़ना है, आजकल पंचायती राज चुनाव हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, तो आपको कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए? तो पंचायती राज चुनाव के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल। उसी प्रकार अगर आपको नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ना है तो भी आपकी उम्र 21 होनी चाहिए। नगर पालिका है चाहे पंचायती राज है, आपकी उम्र दोनों में ही 21 साल होनी चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कारखाने में अगर आपको रोजगार पाना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम आपकी उम्र 14 साल चाहिए भाई। अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, आप
रोज़गार पाना चाहते हो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाने में। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतदाता के रूप में अगर आपको पंजीकरण करना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल होनी चाहिए। ये आर्टिकल 326 है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए और एसपी टेट में एक आध क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? देखिए, वेयर इज़ द माउंटेनियरियन इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पर है? तो पर्वतारोहण जो संस्थान है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है आपका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्वतारोहण जो संस्थान है वो कहाँ पर है? तो मेरे दोस्त ये है मनाली में। ठीक है, कुल्लू मनाली में पर्वतारोहण संस्थान है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जगह में आपका सेंट जॉन्स चर्च है? तो सेंट जॉन्स चर्च आपकी धर्मशाला में है। आपका संदीपनी तपोवन आपके हिमाचल प्रदेश की जो सर्दियों की जो विधानसभा है वो भी धर्मशाला में है। साथियों, हिमाचल प्रदेश में जो वॉर मेमोरियल है, युद्ध संग्रहालय है, वो भी धर्मशाला में है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि हिमाचल प्रदेश में आपका पर्वतारोहण संस्थान मनाली में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट आपका शिमला में ज़िले में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो सैनिक स्कूल आपका सुजानपुर टिहरा, याद रखना है, सुजानपुर टिहरा में है आपका सैनिक स्कूल। ये बात भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है कुफरी में कहाँ पर? शिमला में। तो कुफरी शिमला में है आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बात बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान है? क्या बोला भाई? कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान। तो ये सांगटी में है। और सांगटी कहाँ पड़ता है? शिमला में। आपको मेरे दोस्त ये बात बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए कि सांगटी जो शिमला में है वो आपका कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान है। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथियों, आगे बढ़ते हुए आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आपका अप्सरा कुंड कहाँ पर है? तो अप्सरा कुंड आपका अजागर कांगड़ा में है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका धर्मशाला में है और केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मशाला में 2009 के आसपास हुई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कई बार पूछी गई है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए CRI कहाँ पर है? CRI मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कसौली में है। अब आप बोलेंगे कसौली कहाँ पर है? तो कसौली आपका सोलन में पड़ता है। तो कसौली सोलन में आपका केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि केंद्रीय अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है। तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है मेरे दोस्त? तो ये है आपका कसौली सोलन में। और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि आपका फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कुफरी में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, परीक्षा में काम आने वाला रहने वाला है कि व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? बात करें व्यास नदी के संस्कृत नाम की, तो व्यास नदी का संस्कृत नाम है विपाशा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संस्कृत नाम इसका विपाशा है, लेकिन इसका वैदिक नाम क्या है? तो वैदिक नाम इसका अर्जकिया। तो वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम इसका विपाशा है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सुतुद्री। क्या है? सुतुद्री। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम सुतुद्री है और संस्कृत नाम है शतुद्रु। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। फिर साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है आपका पुरुषणी। क्या है? पुरुषणी रावी नदी का वैदिक नाम है। और संस्कृत नाम क्या है रावी नदी का? इरावती है। तो रावी का संस्कृत नाम इरावती। ये बात आप बेहतरीन तरीके से, ये बात आप डिटेल से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
साथियों थोड़ी लंबाई जान लेते हैं सभी नदियों की। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज है, जिसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे सबसे लंबी नदी ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, आपकी ब्यास है। ब्यास की लंबाई 256 किलोमीटर लंबी है, ब्यास नदी। फिर आगे आती है आपकी रावी। रावी 158 किलोमीटर लंबी है। रावी के अलावा आपका आपका कौन सा है, चिनाब। चिनाब आपकी 122 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा आपका यमुना। यमुना आपके 1525 किलोमीटर माफ़ी चाहूँगा, यमुना आपके 22 किलोमीटर लंबी है। तो आपको याद रखना है सतलुज 320 किलोमीटर, चिनाब 122 किलोमीटर, रावी 158 किलोमीटर, ब्यास नदी 256 किलोमीटर। तो ये सभी नदियों की लंबाई भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि बाबा काशीराम को किस नाम से जाना जाता है। तो बात करें बाबा काशीराम की, तो बाबा काशीराम को यहाँ पे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे कि जो बाबा काशीराम है, इनको पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है वो किसने दिया इनको, ये पहाड़ी गांधी का नाम? तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। कब दी थी? तो ये 1937 में एक सभा हुई थी, गद्दड़िया सभा। तो इसी गद्दड़िया सभा में इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों इनकी अगर मैं बात करूं बाबा काशीराम की, तो इनके द्वारा पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है वो दी गई थी किसको? तो इनके द्वारा पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी? तो पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको दी थी बाबा काशीराम को। इसी प्रकार इनको एक उपाधि दी गई, पहाड़ा द बुलबुल। तो पहाड़ा द बुलबुल की उपाधि किसको मिली? तो पहाड़ा द बुलबुल की जो उपाधि है वो भी बाबा काशीराम को दी थी। किसने दी थी? सरोजनी नायडू ने दी थी। साथियों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सरोजनी नायडू ने इनको पहाड़ा द बुलबुल तो कहा, लेकिन बाबा काशीराम की मृत्यु कब हुई? तो 1943 में इनकी मृत्यु हो गई। और साथियों ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है कि कहाँ से संबंध रखते थे। तो कांगड़ा के डाडा सिबा गांव था, वहाँ से ये संबंध रखते थे। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि जामलू देवता महाराज की पूजा कहाँ पे होती है? तो जामलू देवता महाराज की पूजा मलाना में होती है। ये जामलू देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो जामलू देवता को ऋषि भगवान जमदग्नि भगवान के नाम से जाना जाता है। ये माता रेणुका के पति है। माता रेणुका जो है इनके साथ इनका है पति, इनके माता रेणुका के पति है भगवान ऋषि जामलू देवता जी, ऋषि जमदग्नि जी। और भगवान जो परशुराम है, परशुराम भगवान जो कि विष्णु भगवान के चौथे अवतार माने जाते हैं, उनके पिता थे भगवान परशुराम देवता, आपके भगवान जामलू देवता। साथियों अगर मैं बात करूं जामलू देवता की और बात करूं मलाना की, तो यहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र, तो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र आपको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड के अंदर मिलती है वो मलाना में ही मिलती है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो आपका अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगा सकता है। उसी प्रकार आपका राज्य आपातकाल 356 के तहत लगा सकता है, और वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद नंबर 360 के तहत लगा सकता है। और भारत देश में आर्टिकल नंबर 360 वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ये बात आपको महादेव की कृपा से डिटेल से याद रखनी है। तो साथियों अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में एक नाम एक नारा हर हर महादेव जरूर लिखें। सभी साथियों को राम राम, हर हर महादेव।